नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली के दौरे पर है सीएम धामी। पीएम मोदी का यहां पर पीएम मोदी को निमंत्रण देंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निवेश सम्मेलन को लेकर यहां पर न्योता देंगे। मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद खाली है। लोकसभा चुनाव से पहले पद भरे जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां पर इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने के लिए आएंगे। निवेशक सम्मेलन का यहां पर न्योता देंगे। मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पद भरे जा सकते हैं। इन सबको लेकर यहां पर चर्चा भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। निवेशक सम्मेलन को लेकर आज न्योता देने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में 8 व 9 दिसंबर को होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को सम्मेलन का निमंत्रण देने के लिए शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शुक्रवार को ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन अनुसंधान संस्थान FRI के परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और वहीं इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी और केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मांडविया निवेशक सम्मेलन के मुख्य अतिथि नियुक्त किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिल्ली पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज इनकी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। इसके अलावा वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निवेशक सम्मेलन का समापन भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके अलावा सीएम जो है वो अन्य केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा समेत सभी नेताओं को भी निमंत्रण देंगे निवेशक सम्मेलन को लेकर के। इस प्रकार से 8 और 9 दिसंबर को जो निवेशक सम्मेलन होना है ये अपने आप एक व्यापक स्तर पर होना और इस व्यापक स्तर को देखते हुए यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी को देखते हुए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। सड़कों को सज्जा का ध्यान रखा जा रहा है। और यदि इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्रदेश सरकार निवेशक सम्मेलन के आयोजन से पूर्व करीब 2 लाख करोड़ के निवेश के MOU हो चुकी है और इसके लिए देश और देश से बाहर रोड शो भी आयोजित किए गए हैं। और यह भी माना जा रहा है कि इसमें कितने निवेशक शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, इसमें करीब 50 से अधिक निवेशक के शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है कि इसमें लगभग 50 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इसमें निवेशकों की संख्या जो है कंफर्म तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इसमें देश से मतलब भारत से और विदेशों के भी कई निवेशक शामिल होंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसको एक त्योहार के रूप में समझा जाए, इसको एक मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, ताकि निवेशक यदि आते हैं उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है, उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी की समस्या है, इससे जरूर निजात मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर धामी लगातार ये कहते आए हैं कि उत्तराखंड जो है वो आने वाले दशक में मतलब 2024 में जब रजत जयंती मनाई जाएगी तो यहाँ पर ये देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में से प्रथम स्थान में रहेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो विजन है उस पर जरूर ये सरकार से यह जो इन्वेस्टर समिट है खड़ा उतरेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में भी इस बात जो है स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर सतर्कता बरती गई है और स्वास्थ्य विभाग में भी सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार या स्वास्थ्य मंत्री कहें डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी सारे निवेशकों की तैयारियां पूरी कर ली और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी जो सुधार था उसको भी कर लिया गया है। ठीक है। इस प्रकार से यह निवेश जो है हर एक क्षेत्र में आएगा, चाहे स्वास्थ्य की बात करें स्वास्थ्य में भी होगा, पर्यटन की बात करें पर्यटन में की जाएगी। तो इस प्रकार से इस निवेश से अनेकों फायदा होने वाला है उत्तराखंड में। और इस निवेश के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी कोई बाहर भी विदेश का भी दौरा कर चुके हैं। लंदन ब्रिटेन का वो दौरा कर चुके हैं, वहां से भी उन्होंने निवेशकों को लाया है। इस प्रकार से निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो निवेशक के उनके लिए यहाँ पर जमीन जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उनके लिए 24 आवर्स एक टोल फ्री नंबर भी निकाल दिया गया है क्योंकि वो कभी भी। ठीक है यशराज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए
अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ 8 दिसंबर से राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जितना पैसा वर्ष 2018 के इन्वेस्टर समिट में खर्च हुआ, उतने का निवेश भी सरकार को नहीं मिला। अच्छी बात है, मोदी जी आए, अच्छी बात है, लेकिन वाकई कुछ देख के जाएं। मैं सरकार से पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी आज से 4 साल पहले, मैं उसका हिसाब पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था और कितना उसमें आया। मेरी जानकारी है कि जो उस आयोजन के लिए खर्च हुआ उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। और जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा था मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ये कहते हुए अपना पिंड छुड़ा दिया कि मैं उत्तराखंड में अपना जियो का नेटवर्क बिछा रहा हूँ, मेरा यही इन्वेस्टमेंट बहुत है। वहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे शहर भर में रंग रोगन सहित आज सजावट का कार्य जोरों पर है। इस पर एमडीडी उपाध्यक्ष बशिंदर तिवारी ने कहा है कि समिट के चलते पूरे शहर को सजाने का कार्य किया जा रहा है। हमने 13 ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित किया है जहां पर रंग रोगन सहित सजावट यहां पर अनेकों कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से शहर भर में फसाड नीति के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके तहत दुकानों के आगे लगे साइन बोर्ड को फसाड नीति के अंतर्गत एक समान रूप से यहां पर किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां यहां पर की जा रही है। मुख्य सचिव से लेकर सभी विभागों के मुख्य सचिव भी यहां पर जीरो ग्राउंड पर कार्य का जायजा ले रहे हैं। समिट पर जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी के सचिव ने बताया है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर लगभग 2 महीने पहले से ही तैयारी चल रही थी, जिसमें प्रशासन की ओर से 7 रूट चिन्हित किए गए हैं। इन सभी रूटों में चक्राता रूट को चौड़ाकर छोड़कर लगभग सभी पर यहां पर पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि डिवाइडर पर पुताई का काम भी अभी चल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम सारे काम हम लोगों ने किए हैं। उसमें मुख्य जो काम है वो सड़कों का काम है, जो एयरपोर्ट से लेके जो वेन्यू जो एफआरआई है वहाँ तक जो कनेक्ट कर रहा है, रेलवे स्टेशन और जो आईएसबीटी और दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है, इसका जितने भी रूट एफआरआई को जाते हैं वो सारी सड़कें आज मेरे द्वारा इनका इंस्पेक्शन किया गया है। हमने चक्राता रोड छोड़ के, चक्राता रोड में भी काफ़ी काम हो गया, तो चक्राता रोड पे अभी काम चल रहा है, बाकी सारी सड़कें हमने बना लिया है। तो देहरादून से एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून में 4 दिसंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। जीआईएस से जुड़ी कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं देहरादून से। यशराज, यहां पर सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कौन कौन से जो मुद्दे होंगे जो कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात 4 दिसंबर को धामी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी और यह बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वहीं इस प्रस्ताव में नजूल नीति को बढ़ाने के लिए वर्ष 2004 से 5 तक के जारी विज्ञप्ति को जारी करने के लिए कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। इसी के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ इस कैबिनेट बैठक में मिल सकता है। प्राइवेट हेलीपैड बनाने की भी अनुमति दे दी गई है यहाँ पर। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट के बैठक में पारित हो सकते हैं। इस प्रकार से धामी कैबिनेट की 4 दिसंबर को होने वाली बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह बैठक। और इस बैठक से जरूर राज्य को कई और फायदे मिलेंगे, कई और नई चीजें मिलेंगी। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि जीआईएस से जुड़े कई प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा होगी और उम्मीद यही है कि प्रदेश के हित में कई प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिलेगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के अनुसार 5 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दे रहा है।
इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं इस पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही है। साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने का यहां पर दावा किया है। में जिस प्रकार से दुर्घटना हो गई थी, वो एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण दुर्घटना थी और इस तरीके की आपदाओं की स्थिति में हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी चिंताएं, पूरे राज्य के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थी। देश भी चिंतित था। और वो ऑपरेशन सफल हुआ। सभी श्रमिक सैनिक, कांग्रेस उनको श्रम सैनिक मानती है। जो ये टनल वाला मामला है, इसमें राज्य सरकार ने मजदूरों को केवल 1-1 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पे दी है। और दुर्भाग्य कहूँगा, जिस केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ने आज के दिन तक अभी तक भी 1 रुपए की भी धनराशि इसमें आवंटित नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, जिसके बाद सभी निकायों की जिम्मेदारी में प्रशासकों को सौंप दी जाएगी। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के तहत नगर निकाय के चुनाव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मेयर सुनील उनियाल के कामों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि मेयर सुनील उनियाल ने नगर निगम में अच्छे कार्य किए हैं। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर्स और अन्य तकनीक मजदूरों की हर जगह तारीफ हो रही है। उनके इस काम के लिए तमाम सरकार और संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से जहां रेट माइनर्स को 50-50 हजार रुपए की इनाम दिया गया है, तो वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस भी श्रमिक रेट हॉल माइनर सहित रेस्क्यू कार्य में लगे अन्य मजदूरों को सम्मानित करेगी। इसको लेकर भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट किसको दिया जाएगा और क्या तैयारी है, इसको लेकर दुष्यंत गौतम ने कहा है कि यह सब तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि सबसे पहले फोकस हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। हाँ, इतना जरूर है कि साफ छवि और ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ता ही आगे बढ़ेगा। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप एग्जिट पोल की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनका भी अपना कार्य है, अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से, प्रधानमंत्री जी की मेहनत और आशीर्वाद से हम कह सकते हैं 5 राज्यों में, 3 राज्यों में पूर्णतः हमारी सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर हमने जो डबल इंजन का जो एक मैप दिया है, उससे जो विकास हुआ है राज्यों में, और राज्य की जनता उसको मानते हैं कि मोदी जी के साथ जाना है। 2 राज्यों में हम बड़े दल के रूप में निकल के आने वाले हैं। हल्द्वानी में आयोजित इजा बैड़ी महोत्सव को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बुलेटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजा बैड़ी महोत्सव में सरकार धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी धन को बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये पैसा लोगों के भले के लिए खर्च होता तो ज्यादा अच्छा रहता। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम से महिलाओं को क्या लाभ हुआ ये बताइए। रोजगार अगर देना है, आप ब्लॉक स्तर पर आपका प्रशासन तंत्र है, आप वहां जाके जागरूक करिए लोगों को, उनको बताइए कि आपने इससे क्या लाभान्वित हुआ। आपने एक बहुत बड़ी गैदरिंग करी, आपने योजनाओं के बारे में क्या आपने बखान किया, मुझे आप ये बताइए। आपने इवेंट करा, महिमा मंडित करा, एक सरकार के एक भाजपा कार्यकर्ता की भूमिका में आप दिखाई दिए। यदि ईमानदारी से प्रशासन काम करना चाहता है तो गांव स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक उनके पास विभाग हैं, वो जाएं,
छोटी छोटी मीटिंगें समूह के साथ करें, उनको जागरूक करें कि इतनी योजनाएं, और मुझे बताइए कितनी बहनों ने ये उजागर करे, जिला प्रशासन कितनी बहनों ने इसका लाभ लिया है, उसकी लिस्ट जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे कि ये योजनाएं थी, हमने इतने लोगों को, इतना उनको शिविर लगाए, वर्कशॉप्स लगाई, उनको हमने ट्रेंड किया और इतना उससे प्रभावित होकर इतने लोगों ने इसका लाभ उठाया। वो आंकड़ा दें। सिर्फ और सिर्फ बयाजी से कुछ नहीं होता। जनता जानती है, महिमा मंडित कार्यक्रम था जिसमें सरकारी कोष का दुरुपयोग हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। रामनगर में सिटी फॉरेस्ट पार्क को शहर और बाहर से आने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है। फॉरेस्ट का शुभारंभ विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर किया। इस दौरान वन विभाग के डीएफओ और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जिसके बाद आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है। उत्तराखंड में नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हल्द्वानी नगर निगम में निवर्तमान मेयर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला को कर्मचारियों और स्थानीय जनता से विदाई दी गई। इस दौरान जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी काठ गोदाम नगर निगम के विकास में मुख्यमंत्री ने हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से आंतरिक सड़कों से लेकर अन्य विकास कार्यों को यहां पर किया जा सका है। 5 साल का सफर हमारा, ये 5 साल की पारी अच्छी रही। मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी रही है ये, और अच्छा लगा हमें काम करके, जूझ के, और स्ट्रगल बहुत बढ़िया, मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ अचीव किया हम लोगों ने। शहर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 2200 करोड़ रुपए हल्द्वानी को दिए गए हैं शहरी अवस्थापना के लिए। मैं समझता हूं कि उसके क्रियान्वयन होने के पश्चात काफ़ी जन सुविधाएं बढ़ जाएंगी। और बहुत बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पहली बार आए थे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छी कुछ बुरी सब। नगर निगम की दूसरी बोर्ड का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। सभी माननीय पार्षदगण और माननीय महापौर महोदय का स्वागत किया गया है। कार्य जो नगर निगम के हैं वो लगातार जारी रहेंगे। जो स्वीकृतियां योजनाओं की पहले पूर्व में दी जा चुकी हैं वो जारी रहेंगे। नई स्वीकृतियों के संबंध में, नई योजनाओं के संबंध में, नई गतिविधियों के संबंध में प्रशासक महोदय के साथ जैसा भी निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की है। मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने कार्यकाल के आखिरी दिन विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही एमपीजी के कॉलेज में 10 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई। वहीं एक और जहां पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने अपने 5 साल के कार्यकाल को सफल कार्यकाल बताया, तो वहीं दूसरी ओर मसूरी एमपीजी कॉलेज के कई शिक्षकों ने पालिका अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जोशी ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष ने 5 साल में विकास को लेकर कोई काम नहीं किया है। एमपीजी कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति तो की गई, परंतु वो नियमानुसार नहीं हुई। बड़ी खुशी की बात है कि एमपीजी कॉलेज की जो एक बहुत लंबी मांग थी और कई वर्षों से चली आ रही थी और कई मैनेजमेंट आए और कई गए, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो सकी। जो कॉलेज में टीचर्स की कमी थी और आज 10 टीचर्स ने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है और इसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो टीम जिन्होंने मुझे सहायता करी है इस अपॉइंटमेंट में, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से अपने मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसमें बहुत एक अहम रोल प्ले किया है। 21 नवंबर को एक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी और मैं एज ए मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर मुझे नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया ये सेक्रेटरी साहब से पूछा जा सकता है, और मैं इसके लिए निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूँगा, सरकार को रिप्रेजेंट करूँगा। क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि मैं आता नहीं आता वो दूसरी बात थी, पर मुझे को बुलाया जाना चाहिए था। इसका मुझे मेरा अपमान हुआ है और मैं इसके लिए रिप्रेजेंट करूंगा। एक बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल से किसी भी टीचर की कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ है, जानबूझ के नहीं किया गया है और इसके लिए मैं हाई कोर्ट गया हूँ। मेरे एक साथी है मिस्टर भारती जी, वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। एक हमारे उपाध्याय जी हैं, उनका प्रमोशन भी हो गया पर उनको भी जानबूझ के रोका गया है।
उत्तरकाशी के गेवला गांव में भगवान वासुकी नाग देवता का मेला रंगारंग हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्मादेव शिव शक्ति मंदिर समिति गेवला की ओर से मेले के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक संध्या के इस खास कार्यक्रम मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल और विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र कोहली ने भगवान बौक नाग की डोली के समीप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में लोक गायक अरविंद राणा और लोक गायिका सीमा चौहान ने जौनसारी गढ़वाली लोक गीतों और जागरों की शानदार प्रस्तुति दी है। इसी बीच ग्रामवासियों ने क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल से ग्रामीणों ने गेवला गांव को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने की एक सूत्रीय मांग के साथ आदर्श गांव सभी गेवला की भी मांग की है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।